हेलो, एक बार आपका फिर से कल की कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और एक डेरिवेशन है, इसे हम आज प्रूव करेंगे। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि डेरिवेशन एक क्वेश्चन की तरह होता है। क्वेश्चन क्या होता है, तो क्वेश्चन आपके समक्ष लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसके बाद फिगर बनाइए और फिगर के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखें, तो प्रश्न क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्या होना चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव होना चाहिए। और मैंने वैद्युत द्विध्रुव आपको कल बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो आवेश सेम हों लेकिन उनकी प्रकृति कैसी हो, अलग अलग। एक तरफ -q तो दूसरा +q, तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसके जो बीच की दूरी होती है वो अल्पतम होती है, इसे 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके हम सेंटर O मान लें तो यही जो डिस्टेंस है -q, यही जो डिस्टेंस है वो l और l में डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने प्रश्न पढ़ा। प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक आपके पास क्या होना चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना हो और जिसकी बीच की दूरी क्या हो, अल्पतम हो, तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। जी हाँ, हो गया। और इसके कारण कहाँ पर, निरक्ष पर। अब मैंने आपको कल बताया था कि अक्ष किसे कहते हैं और निरक्ष किसे कहते हैं। जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव ये है, तो एक आवेश ये, एक आवेश ये, तो इन दोनों आवेशों को जो लाइन मिलाती है उसे हम अक्ष कहते हैं। और जो लाइन इन आवेशों के परपेंडिकुलर होती है उसे हम कहते हैं निरक्ष। तो इसका मतलब ये है कि निरक्ष आपका ये हो गया, निरक्ष। ओके, ये हो गया निरक्ष। इस निरक्ष पर हमने एक पॉइंट मान लिया है P, जो सेंटर से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। फिर से समझिए एक बात, हमने क्या समझा कि वैद्युत द्विध्रुव होना चाहिए। हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। उसके बाद हमने देखा कि उसके कहाँ पर, निरक्ष पर। तो अक्ष और निरक्ष के बारे में मैंने आपको बताया। अक्ष किसे कहते हैं, जो दोनों आवेशों को लाइन मिलाती है उसे हम अक्ष कहेंगे। तो अक्ष के कारण हम कल निकाल चुके हैं। आज निरक्ष की बात करें, निरक्ष किसे कहेंगे, जो अक्ष के परपेंडिकुलर होगा उसे हम कहेंगे निरक्ष। तो इसके निरक्ष पर हमें क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र चाहिए, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हैं, दो, एक -q और एक +q। प्रत्येक आवेश एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ इस बिंदु पर कितने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, दो, एक -q के कारण और एक +q के कारण। मान लो आप अपनी तरफ से कह दो कि ये पहला आवेश है और ये दूसरा आवेश है, तो आप कहेंगे कि इस बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गए, एक -q के कारण और एक +q के कारण। -q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन होगी वो पास की ओर होगी। -q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, पास की ओर होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा पास की ओर होती है। और यहाँ पर +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी, उस आवेश से दूर की ओर होगी। तो सबसे पहले हमने ये फिगर कैसे बनाया, ये जाना कि एक वैद्युत द्विध्रुव होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव है, क्या होता है ये हम समझ चुके। फिर उसके निरक्ष पर, निरक्ष क्या होता है ये भी मैंने जाना। तो इसके निरक्ष पर एक पॉइंट मान लिया है जो सेंटर से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। इसी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो मैंने ये देखा वैद्युत क्षेत्र आवेश की वजह से उत्पन्न होता है। यहाँ वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हैं, दो आवेश हैं, एक -q और एक +q। तो इस पॉइंट P पर दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, एक -q के कारण जिसकी डायरेक्शन पास की ओर, एक +q का कारण जिसकी डायरेक्शन दूर की ओर। ओके, अब हम थोड़ा सा इसे समझते हैं और आगे की ओर कैसे किस तरीके से करें। अच्छा, इसे समझने से पहले मैंने कल भी ये बात बताई थी कि यदि किसी एक पॉइंट पर दो सदिश लग रहे हों, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनके बीच का कोण थीटा हो, तो इनका जो नेट होता है, जो इनका परिणामी होता है, कुल होता है, वो पहली बात इनके बीच में कहीं होगा। अच्छा, बीच में कहीं होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो r बराबर √ में a² + b² + k 2ab cos थीटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है और कल भी मैंने आपको बताई थी। कल दो स्थितियां और बताई थी, ये दोनों की दिशा सेम हो तो परिणामी जोड़ के निकालते हैं, विपरीत हो
तो घटा के निकालते हो। यदि उनका बीच का कोण कुछ हो तो इस तरीके से निकालते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि सर मेरे पास दो सदिश है, एक E1 वेक्टर और एक E2 वेक्टर। तो ये भी एक दिशा है क्योंकि माइनस क्यू से पास की ओर प्लस क्यू से दूर की ओर। अच्छा, तो आप देखेंगे इस बिंदु पर कितने वेक्टर काम कर रहे हैं, दो वेक्टर, एक E1 और एक E2। तो इनका जो परिणामी होगा वो इनके कहीं बीच में होगा, इनका जो परिणामी होगा वो इनके कहीं कहाँ होगा, बीच में। तो मैंने मान लिया है कि इनका परिणामी ई वेक्टर कहीं इनके बीच में होगा। अच्छा, अब आप एक बात समझिए कि ये वाला एंगल मैं थीटा मान लूँ, यदि ये वाला एंगल थीटा मान लूँ तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये एकांतर कोण होंगे। अगर अब ये इस त्रिभुज को देखिए गौर से, तो इस त्रिभुज को आप गौर से देखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है L, और इसमें ये जो परपेंडिकुलर है वो कितना, उसकी लंबाई कितनी है R। और आप देखेंगे ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा देखो ये परपेंडिकुलर है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज से आप कर्ड निकाल सकते हैं। तो कर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस लंब R है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से आप कर्ड निकाल सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका मतलब ये निकल आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। थोड़ा सा इधर आप देखिए तो इधर भी यही कंडीशन है, यही। तो इसका मतलब इसका भी कर्ड R स्क्वायर प्लस के क्या होगा, L स्क्वायर। ये खुद देखना है, अपने आप ही खुद ही समझ में आ जाए। अब आप देखिए इसकी ये लंबाई कितनी है L, और ये R, और ये इतनी। अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो यही चीज़ इसमें दिखेगी, लंबाई इसकी L है तो इसकी ये R दोनों में कॉमन है, और ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम होंगे, एक जैसे त्रिभुज होंगे। तो अगर इसका एक कोण थीटा है तो इसका भी एक कोण क्या होगा, थीटा। और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये संगत कोण होंगे। क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो हम इसमें ये समझे कि ये एक वेक्टर E1 वेक्टर है और एक वेक्टर क्या है, E2 वेक्टर है। इनका परिणामी इनके कहीं बीच में होगा, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर के जो बीच का कोण है वो थीटा, और थीटा कितना हो गया, 2 थीटा। तो अगर आप परिणामी निकालेंगे, E का मान निकालेंगे, तो किस तरीके से निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया है, ये दो वेक्टर हो उनके बीच का कोण हो तो परिणामी निकालने का, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आप निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो E बराबर E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर और 2E1 और E2 और क्या, cos 2 थीटा, क्योंकि थीटा और थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। इस फॉर्मूले की सहायता से मैंने आपको बताया। अब आप खुद सोचिएगा कि अगर मुझे E का वैल्यू चाहिए तो किसका वैल्यू पता होना चाहिए, E1 E2 और थीटा का वैल्यू। अगर ये नहीं पता होंगे तो हम इस प्रश्न को आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम E1 निकालते हैं, फिर E2 निकालते हैं। तो E1 निकालते हैं, इधर देखते हैं E1 क्या है। तो E1 का मतलब है -q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो E1 बराबर होता है 1/4πε0K, 1/4πε0K। और क्या होता है Q, तो Q है, और इस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां हम वैद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं, तो वो दूरी भी हमें दिख रही है, कितनी है, अंडर में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो मैं इस स्टेप को डायरेक्ट ही बता देता हूँ। क्या बचेगा, केवल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। के क्या है, तो ये वैद्युत द्रुव जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, अब हम जानते हैं +q के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ होगा E2 बराबर 1/4πε0K। इसका आवेश भी कितना है, Q। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर में, और वर्ग से अंडर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपने देखा कि E1 और E2 हमने क्यों निकाले, क्योंकि हमें E1 E2 की ज़रूरत है, तभी हम इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। E1 E2 का फॉर्मूला हम पहले ही से जानते हैं कि किसी आवेश से किसी भी डिस्टेंस पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो उस वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 1/4πε0K Q/r², मतलब वो दूरी यहाँ पर हमें ये पता है, और वर्ग से ये वर्गमूल हट गया तो ये निकल के आया। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखें E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू, तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि सर E1 और E2 तो दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, बराबर, क्योंकि जो वैल्यू E1 की है वही वैल्यू क्या है, E2 की है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि E1 का मान जो है वो E2 के क्या है, बराबर है।
E1 का मान किसके बराबर है, E2 के बराबर है। अब इसे सॉल्व करना और सरलता हो जाएगी। देखिए किस तरीके से, E इक्वल टू, सबसे पहले देखो एक तो तरीका ये है आप E1 का वैल्यू रखें, E2 का वैल्यू रखें और इसे सॉल्व कर लें। एक तरीका ये है कि हमें दिख रहा है कि E1 का मान किसके बराबर है, E2 के बराबर है, तो आप E1 स्क्वायर जैसे का तैसा आप E2 की जगह भी क्या रख सकते हैं, E1, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपस में क्या है, बराबर। तो इसे और जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। 2 E1, अच्छा E2 का मान भी किसके बराबर है, E1, तो E1 रखेंगे तो E1 स्क्वायर और cos 2 थीटा। तो आप देखेंगे E इक्वल टू E1 स्क्वायर, ये भी 2 E1 स्क्वायर और प्लस के 2 E1 स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। इसे कॉमन ले लीजिएगा, तो आप कॉमन लोगे तो 2 E1 स्क्वायर और 1 प्लस के क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा। तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, तो 2 E1 स्क्वायर और 1 प्लस cos 2 थीटा का मैथ अगर जानते हैं तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आप लगा सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ई स्क्वायर ई बराबर 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, E1 पर पहले ही से वर्ग लगाए तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो E1, और cos स्क्वायर थीटा है तो इसका भी वर्ग हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो इसका मतलब ये है कि हम वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर एक पॉइंट जो हमने P माना है जिसकी सेंटर से दूरी कितनी है R, उस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल पाए 2E1 cos थीटा। अभी भी ये पूर्ण नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी हमें E1 का वैल्यू पुट करना है और cos थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट करना है और फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो डेरिवेशन को बड़े आराम से समझें, क्वेश्चन की तरीके से ट्रीट करें। क्वेश्चन क्या है ये कि सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत है, वैद्युत द्विध्रुव की, और वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा है कि एक ऐसा निकाय जो -q + q आवेशों से मिलकर बना हो, बीच की दूरी अल्पतम जो हमने 2l मान रखी है, और इसका सेंटर O है तो ये दूरी LL में विभाजित हो जाएगी। निरक्ष का मतलब क्या, जो अक्ष के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। इसे हम लंब अर्धक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये लंब भी है और इसे दो बराबर भागों में भी विभाजित कर रहा है, तो निरक्ष को लंब अर्धक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा भी है इक्वेटोरियल। अच्छा, अब हमने यहाँ देखा कि इस पॉइंट पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन करेगा, आवेश। यहाँ आवेश हैं कितने, 2, एक माइनस और एक प्लस, और प्रत्येक चार्ज एक अपना वैद्युत क्षेत्र जनरेट करता है। तो इसका मतलब यहाँ कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे, 2, एक माइनस के कारण एक प्लस के कारण। माइनस वाले को 1 और प्लस के कारण को आपने 2 माना, तो माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है पास की ओर तो E1 इधर, और प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है वो दूर की होती है E2 इधर। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक E1 और एक E2, लेकिन हमें चाहिए नेट, और नेट के लिए हमने कल 3 कंडीशन पढ़ी थी। मेन कंडीशन क्या होती है ये कि अगर किसी पॉइंट पर 2 वेक्टर काम कर रहे हैं, उनके बीच का कोण अगर कुछ है तो उनका जो नेट होता है, उनका जो परिणामी होता है, कुल होता है, वो कुल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अगर दोनों की दिशा सेम है तो जोड़ के निकालो, और दिशा विपरीत है तो घटा के निकालो, वो भी यहीं से, क्योंकि थीटा का वैल्यू बदलता जाता है। मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ ना तो ये दोनों सेम दिशा में है ना दोनों विपरीत दिशा में है, यहाँ इनके बीच कुछ एंगल बन रहा है। तो वो कितना एंगल बन रहा था उसके बारे में जाना मैंने अपनी तरफ से, मान लिया ये कोण थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सेम ही हैं, क्योंकि इसकी एल तो इसकी एल, ये आर दोनों में कॉमन है, ये बराबर ही है। तो ये थीटा तो ये थीटा, अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल होंगे, एकांतर, और ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि ये संगत कोण होंगे। तो हमने यहाँ देखा कि दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है, 2 थीटा है। कितना है, 2 थीटा। अब परिणामी कितना मान लिया, E, तो इसका मतलब इसका परिणामी का फॉर्मूला हो जाएगा A की जगह E1 है और B की जगह E2, मतलब 2 वेक्टर काम कर, तो इस हिसाब से हमने फॉर्मूला रखा और यहाँ पर ये पूरा सॉल्व होके आ गया। cos 2 थीटा है और इसका फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा और -1, तो ये पुट करके और ये वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब यहाँ पर हमें E1 E2 की ज़रूरत पड़ी, वो भी निकाला, वो हम पहले से जानते हैं। अब हम यहाँ समझते हैं कि इसे आगे की ओर कैसे लेके चलें। तो यहाँ पर हमारे पास E1 की वैल्यू है, वो हम रखेंगे, और cos थीटा की वैल्यू और निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए ये जानते हैं। तो आप समझदार हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बट्टे कर्ण। किसी भी ट्रायंगल में ले लीजिए, थीटा चाहे इधर चाहे इधर, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो आप देखेंगे cos थीटा बराबर आधार, आधार कितना है L, और जो कर्ण है वो कर्ण कितना है, तो अंडररूट में R² प्लस L²,
अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर। तो आपने कॉस थीटा भी निकाल लिया और आपके पास E1 भी पहले से ही अवेलेबल है। अच्छा, अब मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ और फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पर देखिए E इक्वल टू E1 की वैल्यू हमें पता है 1/4πε0K ये लिखा हुआ है और Q/R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू भी हमें पता है L/√में R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, E इक्वल टू, अब आप देखेंगे 2QL। तो 2QL कल भी हमने समझा था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है 2QL, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो वैद्युत द्विध्रुव से ही संबंधित एक भौतिक राशि है जो जिसका फॉर्मूला होता है कि कोई एक आवेश और बीच की दूरी। अच्छा, तो इस 2QL की जगह हम P रख सकते हैं और 1/4πε0K और इसकी जगह P। आप देखेंगे ये आधार समान है, ये भी वही है R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी R स्क्वायर प्लस, इसकी घात 1 है, अंडर का मतलब होता है घात 1/2। तो आप कुल मिला के देखेंगे R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर आ जाएगा 3/2। तो वैसे तो फॉर्मूला यहीं पर फिनिश हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप और आगे बढ़ा दें। कैसे? जैसे कल भी आपने जाना था कि R की तुलना में अगर L की बात करेंगे तो L बहुत छोटा है, चूँकि पहले से ही अल्पतम होता है, तो इस वजह से एल स्क्वायर का मान जो है वो बहुत ही नगण्य होगा। तो फिर यही फार्मूला 1/4πε0K P/, देखेंगे L का वैल्यू 0 हो जाएगा तो R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से ये 2 घात कैंसिल, तो क्या निकलेगा RQ। इतना तो आप जानते हैं, नहीं तो सॉल्व कर लें, रखें 0, तो R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो RQ। तो ये फार्मूला आपके निकल के आ गया। अच्छा, मैं यहाँ K क्या है, तो जो वैद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक है, जो भी हम माध्यम लेके चलें, जो भी है वायु जल कुछ भी होगा उसका माध्यम है। और यदि कोई माध्यम नहीं है, वायु या निर्वात है, वायु या क्या है निर्वात, कोई माध्यम नहीं है, तो ये तो दोनों में से कोई ना कोई तो होगा ही। तो फिर उसके लिए K का मान क्या होता है 1, तो फिर यही फॉर्मूला हो जाता है 1/4πε0 और P/RQ। ओके, तो ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हुआ। आपने पूरा डेरिवेशन अगर देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि एक्चुअल में डेरिवेशन में कुछ नहीं था, हमें केवल इसके फिगर को जानना था कि फिगर क्या है, फिगर कैसे बना। तो फिगर कैसे बना, वो प्रश्न से बना कि हमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चाहिए, तो वो भी प्रश्न कह रहा, उसके निरक्ष पर निरक्ष क्या होता है ये हमने जाना। फिर हमने देखा कि निरक्ष पर कोई पॉइंट है, उस पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं, माइनस और प्लस क्यू के कारण उनके बीच कितना एंगल है, क्या है, ये पूरी प्रोसेसिंग आपने जाने और फॉर्मूले में रखते गए और हमारा पूरा टोटल आंसर निकल के आ गया। तो डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो गया, सिंपल सी आप समझ गए। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसका हम थोड़ा सा सदिश रूप और जान लेते हैं कि सदिश रूप कहाँ होगा। वैसे तो दिख रहा है वैद्युत क्षेत्र, यहाँ निरक्षी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो किधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी, फिगर में दिख रहा, लेकिन फिर भी इसका एक सदिश रूप में लिखते हैं, इसे सदिश रूप में लिखते हैं। तो E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 P वेक्टर अपॉन RQ। अब यहाँ पर आप देखिए P वेक्टर, P एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, तो आंसर होगा सर इसकी जो डायरेक्शन होती है वो -Q से किधर की ओर होती है, +Q की ओर होती है, P जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अच्छा, आप देख रहे हैं निरक्षी स्थिति में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर है और वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन इधर की ओर, तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो दो बातें समझ में आई। अगर कल के डेरिवेशन को आप देखेंगे, अच्छी स्थिति वाले डेरिवेशन को, जो अक्ष पर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उस वाले डेरिवेशन को देखेंगे तो वहाँ हमें पता चला था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम थी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं निरक्षी स्थिति में जो इक्विलेटर पर देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। एक की डायरेक्शन इधर है तो दूसरे की डायरेक्शन इधर, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर तो डाइपोल की डायरेक्शन इधर। तो इस वजह से इस सदिश रूप में कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा। चाहे माइनस चिन्ह आप बाहर लिख सकते हैं या फॉर्मूले के यहाँ पर
ठीक है। लेकिन माइनस चिन्ह क्यों आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ये डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए हमने यहाँ माइनस का प्रयोग किया। तो उसके सदिश रूप में माइनस नहीं था क्योंकि दोनों की दिशा सेम थी, यहाँ दोनों की दिशा अपोजिट है तो इसलिए माइनस है। तो ये बातें बहुत समझनी है, डायरेक्शन का भी बहुत बड़ा खेल है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से, इन्हीं छोटे छोटे पॉइंटों की वजह से न्यूमेरिकल हमें समझ में नहीं आते और हम खुद अपने आप नहीं कर पाते। तो ये छोटे छोटे पॉइंट समझने हैं, डायरेक्शन क्या होती हैं। तो मैंने डेरिवेशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से समझाया, एक बार खुद आप प्रैक्टिस करें, बढ़िया तरीके से डेरिवेशन होंगे। कल के लिए हम डेरिवेशन रखेंगे। अभी हमने जाना अक्ष पर और निरक्ष पर, तो हम कल समझेंगे एनी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालें तो किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ओके, थैंक यू।